Welcome to my new lecture, lecture 4 of temperature and heat. पिछले लेक्चर 3 में मैंने कैलोरीमेट्री को डील किया था, उसका कुछ पार्ट तो डील किया था, लेकिन आज उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसे मैं आज डील करूंगा। टेम्परेचर एंड हीट का ये लेक्चर है जिसमें कैलोरीमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जानना है टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर, मीन्स किसी मिक्सचर का टेम्परेचर। दो चीज तीन चीज मिल जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कैसे पता करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कैलोरीमेट्री का क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है कैलोरीमेट्री? तो कैलोरीमेट्री यही कहता है कि यदि दो मासेस दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लिखा हुआ है टू मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इज मिक्स्ड, दो मास दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, उसको हम लोग मिक्स करा रहे हैं। देन वन मास लॉसेस हीट एंड अदर गेन्स। एक मास जो है वो हीट को लॉस करता है और दूसरा गेन करता है। क्या कहा गया कि दो मास दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो और दोनों को हम लोग मिक्स किए तो एक सबस्टांस जो वो टेम्परेचर को लॉस करता है, उससे उसका टेम्परेचर कुछ कम होता है और दूसरे का टेम्परेचर कुछ गेन होता है। इस तरह से होता है सच दैट इस तरह से लॉस और गेन करता है हीट को कि लॉस ऑफ हीट बाय वन मास, एक मास जितना हीट को लॉस करता है दूसरा मास उतना ही हीट को गेन करता है। कहने का मतलब कि कोई ठंडा चीज है उसमें हम गर्म चीज मिला दिए तो गर्म चीज थोड़ा ठंडा होता है, मींस वो अपना हीट को क्या किया, लॉस किया, और जो ठंडा पार्ट था वो थोड़ा सा गर्म होता है, अपना टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ जाता है। दैट मीन्स वो हीट को क्या किया, गेन किया। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े से लोहे को, कंकड़ को गर्म कर लेते हैं और उसको ठंडा पानी में डाल देते हैं। होता क्या है कि कंकड़ ठंडा हो जाता है और पानी का टेम्परेचर पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा गर्म आप चीज उसमें डाले थे। ज्यादा गर्म चीज डाले होंगे तो पानी ज्यादा गर्म हो गया, यदि कम गर्म डाले होंगे तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा से बढ़ा होगा। इस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक ए और दूसरा बी। दो मास है, ए जो मास है M1 है, दूसरा H1 है। इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 है और टेम्परेचर θ1 है। एक ए मास है जिसका M1 मास है, H1 स्पेसिफिक कैपेसिटी है और θ1 उसका टेम्परेचर है। और दूसरा मास है, दूसरा बॉडी है बी जिसका मास M2 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी H2 है और टेम्परेचर उसका θ2 है। दोनों को हम लोग मिक्स किए, दोनों को मिला दिए, तब क्या होता है, दोनों को मिक्स करेंगे तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो थोड़ा सा हीट को लॉस करेगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो थोड़ा सा हीट को गेन करेगा। जितना अमाउंट में ये हीट को लॉस करेगा दूसरा उतना ही अमाउंट में हीट गेन करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यदि θ1 से ज्यादा था θ2, मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था और इसका टेम्परेचर कम था, तब होता यह है कि θ1 से ज्यादा रहता है θ, लेकिन θ2 से θ कम रहता है। अब एक नया चीज कि θ1 तो पता है पहले बॉडी का टेम्परेचर, θ2 दूसरे बॉडी का टेम्परेचर। अब ये θ कहां से आया? तो θ दोनों के मिलने से जो चीज तैयार हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ, उस मिक्सचर का टेम्परेचर θ इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मतलब कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था उससे कम रहेगा, लेकिन जिस बॉडी का टेम्परेचर कम था उससे ज्यादा रहेगा। मान लिया ये दो बॉडी है, ये बहुत गर्म है और ये बहुत ठंडा है। इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो चूंकि ये बॉडी ठंडा था तो मिक्सचर जो होगा उसका टेम्परेचर इससे ज्यादा रहेगा, और ये बॉडी गर्म था तो मिक्सचर का टेम्परेचर इससे कम रहेगा, क्योंकि ये ठंडा बॉडी कुछ टेम्परेचर इसका ले लिया, कुछ हीट इसका ले लिया। तो ओवरऑल मिक्सचर का टेम्परेचर जो बॉडी ठंडा होता है उससे कम रहता है, लेकिन जो बॉडी गर्म रहता है उससे कम रहता है, और जो बॉडी ठंडा रहता है उससे ज्यादा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग यूज करते हैं इस वाले के लिए। लॉस ऑफ हीट बराबर क्या होता है, गेन ऑफ हीट। जितना ए मास जो है, एक सबस्टांस जो है हीट को लॉस, जितना बी हीट को लॉस करेगा उतना ही ए हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ए का टेम्परेचर कम है, तो बी जितना अमाउंट में हीट को लॉस करेगा उतना ही ए क्या करेगा,
हीट को गेन करेगा, तो लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट। अब देखिए दोनों का मिक्सचर जो बना A प्लस बी, इसका मास तो m1 प्लस m2 होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S होगा, कुछ उसको S1 प्लस S2 नहीं लिख सकते, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S होगा, और टेम्परेचर इसका जो होगा थीटा होगा, टेम्परेचर इसका थीटा होगा। A प्लस बी से मिल गया, ये बना है A प्लस बी जो बॉडी है ये बना A प्लस बी से, तो इसका मास क्या होगा m1 प्लस m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S लेंगे और ये टेम्परेचर हो जाएगा थीटा इसका। अब हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, पढ़े थे लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा। लॉस कौन करेगा, हीट को लॉस कौन करेगा, ये करेगा, गेन क्या करेगा, कौन करेगा, ये करेगा। हम यहाँ पे गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, ये गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट। पहले हम लोग इसको इधर कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बॉडी क्या करेगा, गेन ऑफ हीट करेगा। चलिए सुधार करने के लिए हम यहाँ लिख ही देते हैं, गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट। अब एक तरह का लगेगा, थोड़ा सा समझने में सो गया, गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट, हीट गेन, सॉरी पहले से था, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट से ही हीट बैठा हुआ है। जितना लॉस होगा हीट का उतना ही हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट होगा। m1 मास क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर क्या था, कम था, तो ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। और ये बॉडी जो m2 था इसके पास टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ हीट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट लिखे थे, लेकिन बाद में इसको सुधार कर गेन ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ हीट कर दिया। हालांकि उसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन समझने में थोड़ी सहूलियत होगी। गेन ऑफ हीट, अब हम देखते हैं कितना हीट गेन किया। तो m1 टेम्परेचर, गेन ऑफ हीट और लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि H बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि H बराबर क्या होता है, ms डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब पढ़ रहे थे तो लॉस ऑफ हीट या गेन ऑफ हीट का फॉर्मूला पढ़े थे, ms डेल्टा थीटा। तो गेन ऑफ हीट क्या हो जाएगा, m1s1 और टेम्परेचर में कितना से चेंज हुआ, डेल्टा थीटा, पहले थीटा 1 था और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो गया थीटा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, 15 माइनस 10। वैसे ही पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा 1। लॉस ऑफ हीट में भी वही फॉर्मूला लगेगा, m2h2 डेल्टा थीटा। तो पहले टेम्परेचर था थीटा 2, अब हो गया थीटा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है थीटा कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा लिखे। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। m2h2 डेल्टा थीटा, लॉस है इसलिए यहाँ पे थीटा माइनस थीटा 2 करेंगे तो माइनस आएगा और वो माइनस लॉस बताएगा, हम लोग डेल्टा थीटा की जगह थीटा 2 माइनस थीटा लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m1s1 थीटा माइनस m1s1 थीटा 1, पहले m1s1 को थीटा से गुना किए, फिर m1s1 को थीटा 1 से, इस तरह से हमारा ये मिला, इधर सबको मल्टीप्लाई करके। अब क्या है, थीटा वाले को एक तरफ लाते हैं, तो m1s1 थीटा और इधर है माइनस m2s2 थीटा, तो इधर आएगा तो प्लस m2s2 थीटा, और ये m1s1 थीटा 1 इधर जाएगा तो m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा। इतना में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोनों में थीटा है, इसलिए थीटा को क्या ले लेंगे कॉमन, m1s1 प्लस m2s2 हमारा यहाँ पे रह जाएगा। अब m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 है, m1s1 प्लस m2s2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, थीटा का मान पता हो गया। और थीटा क्या था, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को इस फॉर्मूला के तहत पता कर सकते हैं कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे।
यदि नहीं समझे होंगे तो एक दो बार इसको प्ले करेंगे, यहां तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए सीखा कि किसी मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, तो उससे रिलेटेड अब हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 kg वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पे, 2 किलो पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम मिक्स करते हैं इज मिक्स्ड विथ अनदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड के साथ ऑफ मास 4 kg, जिसका मास कितना है 4 kg। 2 किलो पानी जो 60 डिग्री सेल्सियस पर है उसको दूसरे लिक्विड जिसका मास 4 kg है उसके साथ मिक्स करते हैं और उस लिक्विड का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों को मिक्स कर दिया, तब आपको टेम्परेचर का मिक्सचर पता करना है। दोनों के मिलने से जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर क्या होगा ये पता करना है। जहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस लिक्विड का दिया हुआ है 1000 जूल पर केजी पर केल्विन। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्ले करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यदि नहीं बना हो तो, और बन गया हो तो फिर देख सकते हैं आपका सही बना या गलत, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको आप देखें। चलिए यहां देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आपके पास 2 मिक्सचर दिया हुआ है, एक वाटर है और दूसरा लिक्विड है, अदर लिक्विड। दोनों का सारा डेटा आपको पता है। ध्यान देना यहाँ कि 1000 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दूसरे लिक्विड का एसआई यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए सहूलियत होगी कि हम सभी चीज को एसआई यूनिट में सॉल्व करें। तब पहले वाटर का चर्चा करते हैं। वाटर का मास कितना दिया हुआ है, तो M1 हो गया 2 kg। S1 कितना दिया हुआ है, तो पता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई यूनिट में होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बहुत सारे लोग इसको 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वहां जूल पर केजी पर केल्विन है तो इसको भी जूल पर केजी पर केल्विन वाली यूनिट में ही लेना है। θ1 60 डिग्री सेल्सियस है, कुछ लोग इसको θ1 60 रख के ही बना लेंगे, ये भी गलत होगा क्योंकि पर केल्विन में दिया हुआ है तो इसको भी केल्विन में बदलना जरूरी है। तो 60 डिग्री सेल्सियस को 273.15 से जोड़ेंगे तो केल्विन निकल जाएगा। पढ़े थे कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 सिंपली ऐड कर देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है। तो इसको हम ऐड किए तब 333.15 आता है। हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे 333, सॉल्यूशन करना आसान हो इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू लिए हैं 333 केल्विन। दूसरा में भी वही M2 4 kg, H2 दिया हुआ है 1000 जूल पर केल्विन, थीटा तो 10 डिग्री सेल्सियस था तो अप्रॉक्स वैल्यू 283 केल्विन निकल गया। अब पूछ रहा है थीटा इक्वल टू 1, थीटा क्या होगा। थीटा मतलब मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो दोनों मिल के टेम्परेचर हुआ मिक्सचर का उसका क्या टेम्परेचर होगा, ये θ1 में निकाला। तो क्या पढ़े हम लोग, थीटा इक्वल टू M1 S1, पीछे अभी जस्ट पढ़े थे, M1 S1 θ1 प्लस M2 S2 θ2 बाई M1 S1 प्लस M2 S2। M1 S1 θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 S1 θ1 सब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 into 40 200 into 333 कर दिए। ये तीनों को गुना किए, M2 S2 θ2 रख दिए, M1 S1 का वैल्यू रखे, M2 S2 का वैल्यू रखे, सबको सॉल्व किए, गुना भाग करके हमारा 316.87 केल्विन आ गया, जो लगभग जब आप घटाएंगे इसमें से 273 तो 43.87 के लगभग आएगा। इतना ही डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में बदल के आप इसको टेम्परेचर में बदल सकते हैं। ये अप्रॉक्स आंसर है क्योंकि 0.15 हम लोग मिस किए और कंपटीशन में आंसर बहुत क्लोज नहीं रहता है। इसके रेंज में यही आंसर होगा, मान लीजिए 85 रहा, 82 रहा, 95 रहा, तो हम लोग उसी को मारेंगे। इसके क्लोजर वैल्यू जो रहेगा उसी को टिक करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। जब दो बॉडी को मिक्स करते हैं तो उसका जो मिक्सचर तैयार होता है उसका टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं। देन एक एग्जांपल देते हुए हम समझेंगे कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन आइस इज मिक्स्ड विद वाटर। पानी में जब बर्फ मिलाते हैं तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसका टेम्परेचर क्या हो, कब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, कब टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा और कब टेम्परेचर कुछ घट जाएगा, ये हम लोग जानेंगे। तो मान लिया 100 ग्राम पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 ग्राम पानी लिए हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस,
और 50 ग्राम बर्फ लिए हैं -10 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहां भी जाए -10, -5, -8, -16, -20 सब पर क्या रहेगा, बर्फ ही रहेगा। तो 50 ग्राम बर्फ लिए हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे और 100 ग्राम पानी लिए हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों को मिक्स करा है, तो जो टेम्परेचर बनेगा वो उसका जो मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, और क्या पानी पूरा बर्फ पानी में बदल जाएगा मिलाने से, इतना डिग्री सेल्सियस पे पानी में इतना बर्फ मिलाएंगे, या कुछ बचेगा तो कितना बचेगा, कितना पिघल जाएगा, सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आइस को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए। आइस को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, तो आइस को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, तो आप लोग पढ़े हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे, तो ms डेल्टा टी का काम करेगा, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे इस पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करेगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करेगा, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी में बदलेगा, तब ms डेल्टा टी का प्लस ml ये चीज लगा। मास पता है कितना है, 50 ग्राम। s क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में 0.5 होता है, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, ऐसा पढ़े थे। टेम्परेचर क्या हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस, तो पहले 0 तक ला रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंजेस 10 का, डेल्टा थीटा 10 का होगा, इसलिए यहाँ पे 10 रखिए। mLF के जगह पे आते हैं, मास पता है 50 और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसका, 80 होता है, 80 होता है, तो यहाँ पे 50 × 80 सॉल्व किए तो 4250 कैलोरी। कितना कैलोरी हीट चाहिए, आइस को पिघलाने के लिए 4250 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए। लेकिन आपके पास जो 100 ग्राम पानी है 40 डिग्री सेल्सियस का, वो कितना ज्यादा से ज्यादा हीट दे सकता है, तो ये भी करेंगे कि मैक्सिमम हीट गिवन बाय वाटर, वाटर मैक्सिमम कितना हीट दे सकता है, तो वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जब उसका टेम्परेचर आएगा तो वो क्या होगा, ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, तो मास 100 दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, और डेल्टा थीटा 40 से 0 आने में 40 हो, तो टोटल कितना दे पाएगा, 4000 कैलोरी। इसको चाहिए कितना, 4250 कैलोरी। इसका मतलब कि वाटर इतना हीट नहीं दे पाएगा कि सारा का सारा बर्फ पिघल जाए, क्योंकि सारा का सारा बर्फ पिघलने के लिए कितना कैलोरी हीट चाहिए, 4250 कैलोरी, और वाटर उसको दे कितना पाएगा, 4000 कैलोरी, तो सारा बर्फ नहीं पिघल पाएगा। लेकिन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 तक लाने के लिए तो मात्र 250 कैलोरी ही ऊर्जा चाहिए, ms डेल्टा थीटा, तब वो 0 पर आ जाएगा। उतना लाने के लिए मात्र 250 कैलोरी चाहिए, ये 4000 कैलोरी दे रहा है, तो 0 पर तो आ ही जाएगा, कुछ बर्फ को पिघला भी देगा, लेकिन पूरा बर्फ नहीं पिघल पाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ बर्फ और कुछ पानी रहेगा, कुछ बर्फ रहेगा कुछ पानी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हैं इसको 4250 कैलोरी चाहिए, ये 4000 कैलोरी दे रहा है, थोड़ा ही कम हीट दे रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही बर्फ नहीं पिघल पाएगा, मैक्सिमम बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा। देखते हैं कितना बर्फ पिघल पाएगा और कितना बर्फ बच जाएगा। तो मान लिया m ग्राम ऑफ आइस जो है वो मेल्ट्स करेगा, m ग्राम बर्फ, 50 ग्राम में से m ग्राम बर्फ जो है वो पिघलेगा, तब हम लोग लॉस ऑफ हीट बराबर क्या पढ़ रहे हैं, गेन ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट। ये कहां से आया, आप लोग तुम रिमाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, तो लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट ये कितना कर पा रहा है वाटर, 4000, टोटल 4000 दे रहा है, गेन ऑफ हीट कितना है, तो 250, तो इसको 0 पर आने में लग गया, उसको तो हम लोग छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, ms डेल्टा थीटा है 250, मतलब सारा बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में 250 ऊर्जा लग गया, इतना गेन तो ये करेगा नहीं। अब m ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, तो m ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है, 80, m इंटू LF, तो टोटल इसको सॉल्व किए तो 4000, 250 इधर प्लस में, तो इधर है माइनस में, 4000 माइनस 280 m का वैल्यू निकल गया 46.8 ग्राम, यानी कि 46.8 ग्राम बर्फ को हम लोग क्या कर पाएंगे, पिघला पाएंगे। तो नहीं कितना को पिघला पाएंगे, तो 50 माइनस 46.8 यानी 3.2 ग्राम आइस को हम लोग नहीं पिघला पाएंगे। तो टोटल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि मिक्सचर में क्या रहेगा,
100 ग्राम पानी पहले से था, आइस 46.8 ग्राम पिघल के पानी में बदल गया, तो टोटल बर्फ पानी कितना हो गया 100 प्लस 46.8, आइस कितना बच गया 3.2। तो ये हमारा टोटल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हुआ। और इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, आप लोग खुद से कीजिए तब पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं। कह रहा है 200 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 2 लीटर, या फिर कह सकते हैं 2 kg कह दीजिए, चलिए आसान थोड़ा करते हैं। 2 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। कह रहा है कि 200 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 2 किलो पानी के साथ 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म मिला देते हैं, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। पॉज करके वीडियो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन तुरंत कर देते हैं, लेकिन आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, बाद में देखिए आपका सही है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी देखेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल आइस, जितना बर्फ है सबको पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, वही चीज एमएस डेल्टा टी प्लस एम है। एम के जगह पे मास ऑफ आइस इस बार 200 दिया हुआ है, तो 200 0.5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर -10 से 0 हुआ। यहाँ ये दिमाग में नहीं रखना है डेल्टा थीटा का जगह -10 क्यों नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हमेशा प्लस, -10 से 0 हुआ तो टोटल चेंज कितने का हुआ 10 का, इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 है प्लस mLf, मास की जगह 200 इंटू LF 80 होता है इसका, लिख दिए। टोटल इस सॉल्यूशन करने पे पता चला कि 17,000 कैलोरी चाहिए पूरे बर्फ को पिघलाने के लिए। अब देखते हैं क्या जितना पानी हमारे पास है वो इतना हीट देने में सक्षम है या नहीं। यदि दे पाएगा तो सारा का सारा पानी पिघल जाएगा, और यदि नहीं दे पाएगा सारा का सारा बर्फ पिघल जाएगा, और यदि नहीं दे पाएगा तो कुछ बर्फ पिघलेगा और कुछ नहीं भी पिघल पाएगा। देखते हैं मैक्सिमम हीट गिवन बाय वाटर, तो H2 लेते हैं, ये H1 था ये H2, तो 2 kg है तो इसको ग्राम में बदले तो पहले 2000 ग्राम हो गए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज का वैल्यू 1 होता है, और 30 डिग्री सेल्सियस से 0 तक लाना है, तब तो पूरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा और पूरा पानी पिघल पाए, पूरा बर्फ पिघल पाए। तो डेल्टा थीटा की जगह 30 रखें। टोटल हीट कितना दे सकता है 60,000 कैलोरी, 0 तक आने में 60,000 कैलोरी, तो ये दे सकता है 60,000 कैलोरी, इसको चाहिए 17,000 कैलोरी, यानी H2 ज्यादा है H1 से, तो सारा पानी पिघल जाएगा, और पिघलने के साथ साथ ये 60,000 तब देगा जब 0 पर आएगा, यानी 0 तक आएगा ही नहीं, 0 तक आने से पहले ही सारा का सारा बर्फ पिघल जाएगा, यानी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो 0 तक नहीं पहुंच पाएगा, 0 से भी ज्यादा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तब पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो थीटा डिग्री सेल्सियस होगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, उस चीज को फॉलो करेंगे। कितना लॉस करेगा, तो ये लॉस करेगा, मान लिया कि टेम्परेचर जो मिक्सचर का थीटा है तो 30 पहले से था, तो m मास 200 स्पेसिफिक हीट s और डेल्टा थीटा की जगह 30 माइनस थीटा, पहले 30 था थीटा पे आया तो डेल्टा थीटा 30 माइनस थीटा होगा, ms डेल्टा थीटा होगा। गेन ऑफ हीट ये तो 17,000 लेगा पूरे आइस को, चूंकि पर्याप्त मात्रा में हीट देने के लिए तैयार है पानी, तो 17,000 तो इसको चाहिए ही पूरा पानी को, बर्फ को पिघलाने के लिए, तो ये 17,000 तो गेन करेगा, साथ में और गेन करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। पानी 17,000, बर्फ जब 17,000, ये वाला जो मिक्सचर है फर्स्ट वाला आइस 17,000 कैलोरी लेगा तो पानी में बदलेगा, लेकिन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा 0, हमको ले जाना है कहां तक थीटा तक, तो 17,000 प्लस ms डेल्टा थीटा, 200 ग्राम बर्फ पानी में बदला था तो 200 इंटू एस का वैल्यू, चूंकि इतना बर्फ अब पानी में बदल चुका है तो यहाँ पे वाटर आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम नहीं करेगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम करेगा, तो 200 इंटू 1, और टेम्परेचर 0 से थीटा जा रहा है तो थीटा माइनस 0 हो जाएगा। सॉल्व किए तो 2030 का 60,000 माइनस 2,000 थीटा इक्वल टू 17,000 प्लस 200 थीटा, थीटा माइनस 0 थीटा होता है। अब बिना थीटा वाले को एक तरफ लाए तो 60,000 माइनस 17,000 जो 43,000 होता है, और 2,000 थीटा में 200 थीटा लाके जुट गया, 2,000 थीटा में 200 थीटा,
तो 2200 थीटा। थीटा क्या हो जाएगा 43,000 बाई 2200, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 430 बाई 22 19.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा, हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलो पानी में यदि 200 ग्राम बर्फ माइनस 10 डिग्री सेल्सियस वाला उठा के डाल दें तो मिक्सचर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से घट के कितना हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। सारा का सारा बर्फ पानी में बदल गया होगा। इतना पे पानी रहेगा और पानी कितना रहेगा 2200 ग्राम पानी रहेगा। 2000 केजी पानी वाला पहले से, 2000 ग्राम पहले से और 200 ग्राम बर्फ वाला पानी, 2200 ग्राम पानी। अभी हम लोग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे जब पानी को आइस के साथ मिलाएंगे। अब पढ़ेंगे कि वाटर को जब हम लोग स्टेम के साथ मिलाते हैं, स्टेम और वाटर के मिक्सचर में से दोनों का टेम्परेचर क्या होता है ये कैसे निकालेंगे। सेम चीज है, हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग इजिली सॉल्व कर ही लेते हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लिया कि हम लोग 200 ग्राम पानी लिए 40 डिग्री सेल्सियस और इसको मिला रहे हैं 100 ग्राम स्टीम के साथ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम स्टीम है और 40 डिग्री सेल्सियस पे 200 ग्राम पानी है, दोनों को मिला तब हीट रिलीज कौन, हीट को रिलीज कौन करेगा, हीट को गेन कौन करेगा। सिंपल सेंस है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को रिलीज करेगा, लॉस करेगा, और जिसके पास कम है वो गेन करेगा। तो स्टेम जो है वो उस 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टेम क्या करेगा लॉस करेगा। तो हीट लॉस देन और स्टेम कंडेंस, सभी स्टेम को कंडेंस्ड हो जाएगा, सब स्टेम सब भाप पानी में बदल जाएगा, तब टोटल कितना हीट दे पाएगा। तो वो दे पाएगा मींस स्टेम टोटल कितना हीट दे पाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदलने में। तो 54,000 कैलोरी इज इक्वल टू mLv। 100 मास है, 540 लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आपको पता है पिछले वीडियो में बताया गया था। तो 54,000 कैलोरी टोटल हीट निकलेगा, रिलीज करेगा। और हीट गेन कितना करेगा वाटर 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाने में कितना हीट उसको चाहिए। तो वाटर को उतना तक जाने में H इक्वल टू ms डेल्टा थीटा लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मास 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 डेल्टा थीटा 40 पहले था, 100 अब हुआ, तो 100 माइनस 40 60, 200 गुने 60 करेंगे तो 12,000 कैलोरी, यानी इसको 12,000 कैलोरी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होने में, और वो टोटल पिघल जाएगा तो 54,000 कैलोरी तक दे सकता है। भाप जो पूरा कंडेंस कर जाएगा तो वो 54,000 तक दे सकता है, इसको 12,000 चाहिए। इसका मतलब सारा का सारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, फिर भी कुछ अमाउंट में भाप जो स्टेम रहेगा वो रहेगा ही, कंडेंस नहीं करेगा, क्योंकि टोटल स्टेम कंडेंस करेगा तो 54,000 दे पाएगा और हमको चाहिए 12,000। तो टोटल स्टेम क्यों कंडेंस करेगा, टोटल स्टेम कंडेंस नहीं करेगा। इसका मतलब टोटल स्टेम कंडेंस नहीं करेगा और स्टेम का मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पानी 12,000 कैलोरी लेके 100 पे पहुंच गया है और कुछ भाप, कुछ जो स्टेम है 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टेम पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे था। पानी वाटर को वो दे दिया टेम्परेचर, वाटर को वो कुछ हीट दे दिया, तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंच गया। तो पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी भी 100 पे पहुंच गया, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या रह जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखो ऑल स्टेम कंडेंस नहीं करेगा। कितना स्टेम कंडेंस करेगा ये जानना है, तो मान लिया m ग्राम स्टेम जो है वो कंडेंस करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता था, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ हीट क्या होगा mLv m into 540। मान लिया m ग्राम कंडेंस किया तो m into लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन m into 540, और गेन ऑफ हीट कितना, टोटल पानी 100 डिग्री तक पहुंचने में 12,000 गेन करता है, तो 12,000 मास कितना हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो 22.3 ग्राम। इसका मतलब कि 100 ग्राम जो हमारा स्टेम था उसमें से 22.3 ग्राम ये स्टेम कंडेंस करेगा, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। 22.3 ग्राम ये स्टेम कंडेंस कर पाएगा। तो मिक्सचर में टोटल क्या रह गया, 200 ग्राम पहले से पानी था, 22.3 ग्राम स्टेम कंडेंस किया, तो 200 प्लस 22.3 ग्राम वाटर हो गया, और स्टेम 100 ग्राम में से 22.3 ग्राम तो कंडेंस कर गया ना, तो 100 माइनस 22.3 ग्राम स्टेम आइस में स्टेम। इस तरह से हमारा ये खत्म हुआ।
कैलोरीमेट्री खत्म हुआ है, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देख लीजिएगा। इस वीडियो को यही पेंड करते हैं।